हेलो, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और खूब अच्छी तरह से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। एज यू नो, शॉर्टली यू आर टू राइट योर फर्स्ट टेस्ट टू। जल्दी आप लोगों को लिखना भी एग्ज़ाम। अनदर न्यूज़ इज़ दैट मोस्ट प्रोबेबली द स्कूल में ओपन इन मंथ ऑफ सितंबर। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को भी मालूम होगी। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं अ न्यू चैप्टर दैट इज़ केमिकल काइनेटिक्स। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। बोर्ड एग्जाम के अंदर इसका 5 मार्क्स का वेटेज होता है। न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा सोल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखा हम लोगों ने। So it is quite important. Now what is the meaning of the chemical kinetics? Chemical kinetics is that branch of the chemistry that deals with the speed of reaction, rate of reaction or speed of reaction, means how slow or how fast a reaction may be, then factors affecting the rate of reaction, and the third one that deals is the mechanism by which the reaction takes place. As per the CBSE guideline, हम लोग को केवल रेट ऑफ रिएक्शन डिस्कस करना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन डिस्कस करना है, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन हम लोग को डिस्कस नहीं करना है। तो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। अब आता है केमिकल काइनेटिक्स ओनली कैन डिटरमिन द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कितनी किस हद तक रिएक्शन हो सकती है, इसको हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम से मेजर कर लेते हैं। लेकिन कोई रिएक्शन फिजिबल होगी या नहीं होगी, दैट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द गिव्स फ्री एनर्जी, दैट इज डेल जी से हम लोग इसको मेजर करते हैं। मालूम होगा डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो रिएक्शंस आर नॉट फिजिबल, अगर नेगेटिव होती है तो रिएक्शन फिजिबल होती है, रिएक्शन होगी। और अगर डेल जी की वैल्यू 0 होती है तो रिएक्शन अटेन्स इक्विलिब्रियम, यानी वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन कर लेती है। तो केमिकल काइनेटिक्स से हम लोग ये पता करते हैं कि रिएक्शन किस एक्सटेंट तक हो चुकी है, और थर्मोडायनेमिक्स से हम लोग ये पता करते हैं वो रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है, जिसके बारे में हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं। ओके, सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस, बहुत इंपॉर्टेंट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्शन को हम 3 में डिवाइड करते हैं, जैसे कि नोट्स में दिया हुआ है। 3 तरह की रिएक्शन होती है। द फर्स्ट वन इज द इंस्टेंटेनियस और वेरी फास्ट रिएक्शन। बहुत फास्ट रिएक्शन होती है, इतनी फास्ट होती है कि फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में कंप्लीट हो जाती है। और इस रिएक्शन को लोग जनरली रेट रिएक्शन की रेट को मेजर करने के लिए यूज़ नहीं कर पाते हैं। इसको हम ऑर्डिनरी लैब मेथड से मेजर नहीं कर पाते हैं। और इस रिएक्शन के एग्जाम्पल्स होते हैं, जितनी भी आयनिक रिएक्शन होती है, जितनी भी आयनिक रिएक्शंस होती हैं, दे आर वेरी फास्ट बिकॉज दे इजीली डिसोसिएट इन देयर रिस्पेक्टिव आयंस। आसानी से वो टूट जाते हैं अपने आयंस में, तो दैट मीन्स दे आर वेरी फास्ट। फॉर एग्जांपल के लिए AgNO3 में जब NaCl ऐड किया जाता है, NaCl ऐड करते हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वी आर गेटिंग द प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl और NaNO3 का सॉल्यूशन। ये एक्चुअल प्रेसिपिटेट हो जाता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये प्रेसिपिटेट हो जाता है। दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी फास्ट रिएक्शन। लेकिन इस रिएक्शन से हम लोग रेट डिटरमिन नहीं कर पाते। सेकंड आता है दैट इज अ वेरी स्लो रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जो कई दिन में होती है, महीनों में होती है, इस तरह के रिएक्शन को लोग वेरी स्लो रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल रस्टिंग। लोहे में जो जंग लगता है मालूम है, बहुत स्लो होता है। इसमें आयरन जो होता है, it reacts with oxygen and moisture to form the rust, Fe2O3 ferric oxide मिलता है। Actually rust is the hydrated form of the ferric oxide, Fe2O3 HH2O, जो ब्राउन कलर का होता है। और ये रस्ट जो है बहुत स्लो बनता है, तो इसको भी हम लोग रेट डिटरमिन करने के लिए यूज नहीं करते हैं। तो अब तीसरी रिएक्शन है, that is the most important reaction that is used for measuring the rate of reaction, that is the reaction which take place at moderate rate। वो रिएक्शन जो मॉडरेट रेट पे होती है, मॉडरेट रेट का मतलब न तो बहुत फास्ट होती है और न ही बहुत स्लो होती है। और इस तरह के रिएक्शन के रेट को हम लोग
लैब मेथड में या लैब में हम लोग आसानी से मेजर कर सकते हैं। तो ये 3 तरह के रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। तो 3 तरह के रिएक्शन में हम लोग जो यूज करते हैं, दैट इज द रिएक्शन दैट टेक प्लेस विद द मॉडरेट रेट। इज इट क्लियर? अब एक चीज हम लोग ये देखते हैं कि तीनों में देखा हम लोगों ने कि इसका रेट जो होता है, इसकी स्पीड जो होती है कंप्लीट होने की टेंडेंसी जो होती है वो डिफरेंट होती है। व्हाई इट इज लाइक दैट वन? सो व्हाट इज द रीजन फॉर द डिफरेंट रेट? तो डिफरेंट रेट के लिए 2 बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। द फर्स्ट वन इज एनर्जी इन्वॉल्व in breaking and making of bond. एक रिएक्शन में ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होते हैं, न्यू बॉन्ड फॉर्म होते हैं, इनकी एनर्जी में डिफरेंसेस होता है। तो एनर्जी में डिफरेंस होता है तो रिएक्शन का रेट ऑटोमेटिकली डिफरेंट हो जाता है। एंड द सेकंड रीजन इज एक्टिवेशन एनर्जी। नोट्स में लिखा हुआ है आप लोगों के, एक्टिवेशन एनर्जी डिफरेंट रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी डिफरेंट होती है। तो बिकॉज ऑफ दैट वन द रेट ऑफ रिएक्शंस आर आल्सो डिफरेंट। तो 2 रीजन हो गए, द एनर्जी इन्वॉल्व इन ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ द बॉन्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, एंड द सेकंड वन इज द different activation energy for the different reactions. That's why the rate of reactions are different. Is it clear? Okay. Now the next part is that is very much important, that is definition. रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन। फिजिक्स में स्पीड के बारे में पढ़ते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ मूवमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन। वहाँ पे हम लोग एक चेंज इन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम कर देते हैं तो हम लोग को स्पीड मिल जाती है, वेलोसिटी मिल जाती है। लेकिन केमिकल रिएक्शन में क्या होगा? तो केमिकल रिएक्शन में क्या है, रिएक्टेंट जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं, और रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं तो उनकी क्वांटिटी में उनकी क्वांटिटी धीरे धीरे कम होती चली जाती है। सो दैट्स व्हाई रेट ऑफ रिएक्शन इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द डिसअपियरेंस ऑफ द रिएक्टेंट। साइमल्टेनियसली प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में भी हम लोग मेजर करते हैं, दैट इज द अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे अब क्वांटिटी को हम लोग किस में लेंगे? क्वांटिटी इज टेकन इन टर्म्स ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। और मोलर कंसंट्रेशन को आप लोग को मालूम होगा 11 में पढ़े हुए हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से शो किया जाता है। स्क्वायर ब्रैकेट में अगर हम R लिखते हैं तो व्हाट इज इट मीन? दैट द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और यदि हम स्क्वायर ब्रैकेट में P लिखते हैं तो दिस इज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो कैसे डिफाइन किया जाता है इसको? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, या फिर ये कहा जाए रेट ऑफ डिसअपियरेंस। ये सब लिखा हुआ है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट और अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम कहें, या फिर डायरेक्ट यहाँ पे कह सकते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट। किस रेट पे रिएक्टेंट डिसअपियर हो रहा है, कम होता जा रहा है, एंड द रेट एट विच द प्रोडक्ट अपीयर, और किस रेट पे प्रोडक्ट अपीयर हो रहा है। तो इस टर्म में हम लोग किसी भी रिएक्शन की रेट को मेजर कर देते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला डिराइव किया जाएगा, लेट्स सी कैसे करते हैं उसको। मान के चला जाए कि एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन देखते हैं, रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मानना पड़ेगा हम लोगों को एक इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगा, फिर एक फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होगा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का। तो माना जाए यहाँ पे एट टाइम t1, इनिशियल टाइम t1 पे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन R1 है एंड प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन P1 है, ये मान लिया है। एंड एट टाइम t2, नोट्स में लिखा हुआ अच्छी तरह से, एट टाइम t2 the molar concentration of reactant is R2 and the molar concentration of product is P2। तो ये T1 पे हो गया और ये T2 पे का फाइनल हो गया। तो यहाँ पे हम चेंज आसानी से निकाल सकते हैं कि व्हाट इज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड व्हाट इज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट।
तो ये हो जाएगा यहाँ पे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये हो जाएगा R1 माइनस R2 इज इक्वल टू डेल R के बराबर, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसी तरह से चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट P2 माइनस P1 इज इक्वल टू डेल P2, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हो गया। एंड द चेंज इन टाइम कितना हो जाएगा, so that is T2 minus T1 is equal to del T2. So that we have got the change in concentration of reactant, change in concentration of product and change in time हम लोग ने फाइंड आउट कर लिया। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो उन्होंने डिस्कस किया था, तो रेट के लिए क्या हो जाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना हो गया, डेल आर डिवाइडेड बाय डेल टी, सो दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, कई बार पूछा गया 1 मार्क में, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज डेजिग्नेटेड बाय नेगेटिव साइन। यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाया जाता है, अभी बताते हैं इसका। अब रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट के टर्म में क्या होगा, तो प्रोडक्ट के टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन, तो प्रोडक्ट के टर्म में हो जाएगा इट इज डेल पी डिवाइडेड बाय डेल। तो यानी रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना होगा उसके टर्म में फाइंड आउट कर लिए, या फिर रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग फाइंड आउट कर लिया इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट। अब यहाँ पे आता है कि रिएक्टेंट को हमेशा नेगेटिव साइन से शो किया जाता है, लेकिन प्रोडक्ट को पॉजिटिव से ही शो किया जाता है, ऐसा क्यों। Then negative sign जो होता है यहाँ पे, it shows that the concentration of reactant in the reaction is decreasing, ये डिक्रीज कर रहा है। तो डिक्रीज करने के लिए जब डिक्रीज कर रहा है तब इसको यहाँ पर लोग नेगेटिव साइन से यूज करते हैं। इस नेगेटिव साइन का यूज केवल डेफिनेशन में ही किया जाता है, न्यूमेरिकल में नहीं किया जाता है, बिकॉज द रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्या स्पीड कभी नेगेटिव होती है, नेवर नेवर। तो इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, लेकिन रिएक्टेंट के केस में कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए नेगेटिव साइन का यूज किया जाता है, लेकिन इस नेगेटिव साइन का यूज हम लोग न्यूमेरिकल में कभी नहीं करते हैं, केवल डेफिनेशन के टर्म में करते हैं। लेकिन रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज करता है, so that's why it is always positive. So that you have to remember. So very simple formula for the rate of reaction in terms of reactant as well as in terms of the product too. इसको हम लोग ये कह सकते हैं, इस पूरे को हम कह सकते हैं rate of disappearance of the reactant and this is the rate of appearance of product. It's all right. Another thing very much important. As soon as the reactant react, different reactant react करते हैं, at once the product is also formed. There is no time lag between the reactant react and the product form. इसके बीच में टाइम गैप नहीं होता है कि रिएक्टेंट रिएक्ट कर लिया और फिर कुछ समय के बाद प्रोडक्ट बना। इट इज नॉट लाइक दैट वन। As the reactant react, at once the product is formed. So that's why whatever the rate of reaction is there in terms of the reactant, the same rate will be there in terms of product too. Means हम लोग ये कह सकते हैं rate of disappearance of reactant is always equal to the rate of appearance of product. ये इसके बराबर होता है। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, we can write it down that rate is equal to minus del R by del T is equal to del P by del T. ये दोनों यहाँ पे इक्वल होंगे। So rate of disappearance of reactant and the rate of appearance of product will always be equal because जैसे react करता है ऐसे तुरंत product भी form होता है। So that is another very much important thing. Now ये जो रेट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, दिस रेट इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द टाइम इंटरवल। जब तक रिएक्शन होती है उस समय तक ये रेट सेम नहीं रहता है, बिकॉज एट द डिफरेंट इंस्टेंट द रेट इज डिफरेंट। एट द सेम टाइम डिफरेंट टाइम पे भी क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट हो जाएगा। सो दैट्स वाई अलग अलग समय पे रेट ऑफ रिएक्शन अलग अलग होता है। तो ये रेट जो है ये रियल रेट नहीं हो सकता है, इट इज नॉट द एक्चुअल रेट। दिस रेट इज कॉल्ड एज द एवरेज रेट। सो दैट्स वाई इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, एवरेज रेट इज इक्वल टू माइनस डेल आर बाई डेल टी
equal to del P by del Q. So this is the average rate होता है ये, क्योंकि समय के साथ रेट हमेशा सेम नहीं रहता, ये डिफरेंट होता रहता है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज होती रहती है, तो दैट्स व्हाई एट डिफरेंट इंस्टेंट द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफरेंट. इनिशियली बहुत फास्ट होगी और धीरे धीरे समय के साथ ये कम होती चली जाएगी. तो द रेट दैट वी ऑब्जर्व हियर, वी मेजर हियर इज नॉट द एक्चुअल रेट, इट इज द एवरेज रेट. तो एवरेज रेट को लिखा जाता है RAVE इक्वल टू, ये फॉर्मूले से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इज इट क्लियर? ओके. नेक्स्ट वन इज unit of rate of reaction. So as we know that rate is equal to del R by del T. स्क्वायर ब्रैकेट कॉन्सेंट्रेशन को शो करता है. कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर. तो दैट्स व्हाई इट इज मोल पर लीटर. टाइम की सेकेंड या मिनट होगी तो सेकेंड कर दें, तो इट इज मोल पर लीटर पर सेकेंड या फिर मोल पर लीटर पर मिनट. इन दोनों में से किसी भी की हम लोग यूज कर सकते हैं. टाइम सेकेंड में दिया हुआ है तो मोल पर लीटर पर सेकेंड हो जाएगा, और यदि मिनट में दिया हुआ तो मोल पर लीटर पर मिनट हो जाएगा. कहीं पे आवर्स भी दिया रहेगा तो आवर्स में हो जाएगा. दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. सो द यूनिट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज वेरी सिंपल, मोल पर लीटर पर सेकेंड. दैट इज द यूनिट. अब समटाइम्स व्हाट हैपेंस, द रिएक्टेंट, अगर रिएक्टेंट सपोज कीजिए कि गैसेस फॉर्म में है तो उसमें तो कॉन्सेंट्रेशन नहीं लेंगे. इन दैट केस वी मेजर द प्रेशर ऑफ द गैस, कि गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट करती है. तो इन दैट केस द यूनिट विल बी एटमॉस्फेरिक पर सेकेंड और एटमॉस्फेयर पर मिनट. इन केस ऑफ द रिएक्टेंट इज इन गैसेस स्टेट, तब यूनिट जो भी वो एटमॉस्फेयर के टर्म में हो जाएगी, और अगर वो लिक्विड के टर्म में है तब उस केस के अंदर दैट विल बी इन द कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में होगा. इज इट क्लियर? ओके. नेक्स्ट वन इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. रेट ऑफ रिएक्शन को ग्राफिकली आसानी से मेजर किया जा सकता है. concentration of reactant and this is the time. एक ग्राफ अगर करेंगे तो ये ग्राफ हमेशा इस तरह से होगी, टॉप से स्टार्ट होगी और ये डिक्रीजिंग होगी. एट दिस लेवल द concentration of reactant is maximum. जब इनिशियल हम लोग स्टार्ट करते हैं रिएक्टेंट ही होता है, प्रोडक्ट होता नहीं है, तो दैट इज द मैक्सिमम. और टाइम के साथ एट द टाइम इंक्रीजेज इसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती चली जाती है. अब यदि यहाँ पे डिफरेंट इंटरवल को ड्रॉ कर लिया जाए, ये टाइम हो गया. तो अब अगर इस सिस्टम पे लिया जाए और यहाँ पे तो एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, या पैरेलल लाइन टू द एक्स ऑरिजेंटल, एक्स एक्सिस के ये पैरेलल में ड्रॉ करेंगे, एंड साइमल्टेनियसली विल ड्रॉ द परपेंडिकुलर फॉर द टाइम. तो टाइम के लिए अगर यहाँ पे इस टाइम को लिया जाए तो ये मिल गया, और यहाँ पे इसको ले लिया. सो इफ इट इज ये R2 हो गया, ये R1 हो गया, ये T1 और ये T2 हो गया. So we can find out here the average rate is equal to minus del R1 minus R2 divided by T2 minus T1 is equal to minus del R by del T के बराबर ही हो जाएगा. तो ग्राफिकली इसको हम लोग आसानी से मेजर कर सकते हैं. तो दैट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. अब एक और यहाँ पे इंस्टेंटेनियस रेट, जिसको हम लोग RINST से रिप्रेजेंट करते हैं. इंस्टेंटेनियस का रेट का मतलब होता है किसी भी क्षण पे द रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना. सपोज एक रिएक्शन चल रही है इस स्पीड से, ठीक है, अगर हम इस मोमेंट पे केवल इसी जगह पे अगर रेट फाइंड आउट करना चाहते हैं एट दिस मोमेंट पे बहुत शॉर्टेस्ट टाइम के लिए, देन दैट रेट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस रेट. इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब व्हेन द टाइम अप्रोचेस टू जीरो, जब वो जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा होता है, उस कंडीशन पे जब हम मेजर करते हैं यानी वेरी शॉर्टेस्ट टाइम के लिए, देन द रेट इज कॉल्ड
कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस रेट। और इस केस में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है माइनस डी आर बाई डी टी, रिएक्टेंट के लिए हो जाएगा, एंड डी पी बाई डी टी ये प्रोडक्ट के लिए हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे डी का इस्तेमाल करना है और इसके पहले हम लोगों ने डेल का इस्तेमाल किया था। तो डी का यूज किया जाता है फॉर वेरी स्मॉल चेंज, और डेल का यूज किया जाता है फॉर वेरी लार्ज चेंज। बिगर चेंज होता है तो डेल का यूज करते हैं, स्मॉल चेंज होता है तो हम लोग डी का यूज करते हैं। इसके आगे हम लोग जो भी यूज करेंगे तो हम लोग स्मॉल डी का यूज करेंगे, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज होता है वो बहुत ही शॉर्ट होता है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए एक शॉर्ट टाइम के लिए होता है, और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन भी जो होता है वो बहुत ही कम होता है। तो दैट्स व्हाई इन द फॉर्मूला विल यूज द स्मॉल डी इंस्टेड ऑफ द डेल। अगर डेल लिख देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि गलत होगा, दैट विल नॉट बी रॉन्ग, लेकिन सही हमें मालूम होना चाहिए डी का यूज किया जाता है स्मॉल चेंज के लिए, डेल का यूज किया जाता है फॉर बिगर चेंज के लिए। So by this one we have discussed about the formula, the definition and formula of rate of reaction. Okay.